8:02 हो चुके हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। हफ्ते के बीचों बीच बुधवार को कौन कौन सी खबरें सुर्खियां बना रही हैं ये बता देता हूं। 92.7 बिग एफएम पर सुर्खियों में काला धन, इसके भी कई रंग होते हैं। ये बात अब हमें धीरे धीरे समझ आती जा रही है। पहले ऐसा लगता था कि जिस धन पर टैक्स नहीं दिया गया है उसे ही काला धन कहते हैं और ये एक जगह सुरक्षित होता है जिसे स्विस बैंक कहते हैं। लेकिन अब जब धीरे धीरे खुलासा होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि काला धन कई जगहों पर निवेश किया जा रहा है और उसको हिंदुस्तान में वापस लाने की जो कोशिश है वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन हम उम्मीद नहीं खोएंगे क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि जो भी 600 लोग हैं, अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनके पास काला धन है और सरकार के पास ये जानकारी है, उसे एक लिफाफे में बंद करके आज कोर्ट में सबमिट कर दिया जाए। उस पर आगे क्या कार्रवाई करनी है, उन पर सीबीआई इंक्वायरी करेगी या फिर कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर कार्रवाई करेगा, ये फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। ये एक अच्छा कदम है, बेहतरीन कदम है और अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शायद थोड़ा बहुत काला धन जो वापस आ सकता है हिंदुस्तान में वो आ जाएगा। लेकिन अगर सफेद धन है तो और खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए। मुंबई में 4 गुना ज्यादा पार्किंग की फीस भरनी पड़ सकती है, ऐसा बीएमसी ने ऐलान कर दिया है और ये 2 महीने के अंदर अंदर लागू हो जाएगा। ए, बी, सी 3 कैटेगरीज होती हैं पूरे मुंबई में जो बीएमसी ने बनाई है, जहां पर अलग अलग पार्किंग के रेट्स होते हैं। ए कैटेगरी में आते हैं जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट होते हैं या फिर कि मॉल्स होते हैं। बी और सी कैटेगरी जहां पर हम पे एंड पार्किंग कर देते हैं जो सिविक प्लेसेस होते हैं। टाउन साइड में यानी कि साउथ मुंबई में ये 60 रुपए पर आवर होने वाला है और सबर्बन एरियाज में ये 45 रुपए पर आवर होने वाला है। और बीएमसी का ये कहना है कि ये बढ़ोतरी इसलिए की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें। दोनों बातें हैं, एक तरीके से देखें तो बीएमसी ठीक कह रही है, लेकिन पार्किंग को लेकर जो समस्याएं होती हैं, जो मनमाने ढंग से लोग पार्किंग कर दिया करते हैं, उस पर रोकथाम हो पाएगी या नहीं, अभी भी शक है उस पर। और डेंगू के केसेस में कमी नहीं आ रही है और बीएमसी ने भी ये मान लिया है। अभी भी कई डेंगू के केसेस हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि नवंबर मिड तक ये केसेस बढ़ेंगे क्योंकि ये माकूल वक्त होता है मच्छरों के पनपने का जिनसे डेंगू फैलता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा, पहले तो कभी कभी हमें दिखाई दे देता था जो मच्छर भगाने वाली मशीन होती हैं जो धुआं छोड़ती हैं वो सोसाइटीज में दिख जाया करती थी, आजकल वो कहाँ है? क्या सिर्फ हम मौसम के भरोसे बैठे रहे कि डेंगू के मच्छर खत्म हो जाएंगे मिड नवंबर में और तब तक हम डेंगू को झेलते रहे, या फिर कि बीएमसी कुछ करने वाली है? हाँ, बीएमसी करने वाली जरूर है कि वानखेड़े स्टेडियम में जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है तो वानखेड़े स्टेडियम को डेंगू मुक्त किया जाएगा। बाकी मुंबई की भी थोड़ी फिक्र कर लें तो अच्छा रहेगा। फारूक शेख साहब को याद करूंगा आज, कैसे थिएटर से अपनी जिंदगी शुरू की। तलत अजीज साहब आवाज बन गए थे फारूक शेख साहब की, एक से बेहतर एक गाने उनके लिए गाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे। 8:15 हो चुके हैं और एक नवाब की भूमिका में क्या जच रहे थे इस फिल्म में फारूक शेख साहब। तो इस पूरे हफ्ते बात कर रहा हूं उन महान एक्टर्स की जिनकी शुरुआत कहीं ना कहीं रंगमंच से हुई और रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान रहा कि फिल्मों में इतनी बेहतरीन अदाकारी वो कर पाए। आज बात फारूक शेख साहब की। जितने खूबसूरत इंसान उतने ही सहज और नेचुरल एक्टर वो पर्दे पर हुआ करते थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रहे थे, वैसे रहने वाले वो गुजरात के थे और कॉलेज में ही उनको थिएटर का शौक हुआ, एक्टिंग का शौक हुआ। तो उनका एक ग्रुप हुआ करता था जिनमें उनके कई दोस्त हुआ करते थे। शबाना आजमी जी भी उस ग्रुप में हुआ करती थी और वो लोग छोटे छोटे नाटक किया करते थे। कई दोस्त भी बने इस सिलसिले में जो दूसरे कॉलेज के हुआ करते थे, जैसे कि रमेश तलवार साहब, रमन कुमार साहब। और इनको फारूक शेख कहा करते थे कि आप मुझे डायरेक्ट करें, मैं एक्टिंग करना चाहता हूं। और इस तरीके से कई नाटक उन्होंने कॉलेज लेवल पर किए। और इसके बाद दोस्तों ने डिसाइड किया कि इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन इप्टा ज्वाइन किया जाए। उस समय बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, क्रांतिकारी संस्था हुआ करती थी, थिएटर के दिशा में बहुत काम किया करते थे ये लोग। छोटे छोटे रोल से शुरुआत हुई। कैसे इप्टा में ही काम करते हुए फारूक शेख साहब को फिल्मों में पहली बार काम करने का मौका मिला, वो भी इप्टा के ही जरिए। कामयाबी और बेईमानी के बीच में एक बहुत पतली धार होती है, हेयरलाइन डिफरेंस होता है। ये फिल्म कहीं ना कहीं वही दिखाने की कोशिश करती है। और इस फिल्म में भी इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जिस संस्था से फारूक शेख साहब जुड़े हुए थे, थिएटर किया करते थे, उसके कई कलाकार नजर आते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट रहेंगे।
और रंगमंच की यही खास बात होती है, एक जो कैमराडरी बन जाती है, दोस्ती बन जाती है आपस में, जो लोगों के बीच में केमिस्ट्री बन जाती है, वो पर्दे पर भी दिखाई देने लगती है अगर सब साथ में इकट्ठे मिलकर काम करें। 1982 में फारूक शेख साहब के इप्टा के जमाने के दोस्त, उनके कॉलेज के जमाने के दोस्त, जो उनको प्ले में डायरेक्ट भी करते थे, रमन कुमार साहब ने जब फिल्म बनाने की सोची तब सबने मदद की, फारूक शेख साहब ने भी उनकी मदद की और तब जाकर ये खूबसूरत फिल्म बनी। 1973 में जब फारूक शेख साहब काफी एक्टिव मेंबर हो चुके थे, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के कई नाटकों में काम कर चुके थे, तब उस समय इप्टा के जो डायरेक्टर थे MS सथ्यू साहब, वो उनसे काफी ज्यादा मुतासिर थे। उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची और इस फिल्म में चाहे वो एक्टर्स हो, टेक्नीशियंस हो, राइटर हो, सारे इप्टा से ही जुड़े हुए थे। 1973 में ये फिल्म किसी तरीके से बनी, क्योंकि पैसे नहीं थे तो सबने अपने अपने तरफ से जितना योगदान हो सकता था वो दिया। विभाजन के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म गर्म हवा, जिसमें पहली बार फारूक शेख साहब नजर आए थे। हालांकि बलराज साहनी मेन भूमिका में थे, लेकिन फारूक शेख साहब ने अपनी छाप छोड़ दी इस फिल्म में। लेकिन वो कौन सी फिल्म थी जिसमें पहली बार कमर्शियल तौर पर सक्सेस मिला फारूक शेख साहब को? नूरी वो पहली कमर्शियल फिल्म की जा सकती है जिसमें फारूक शेख साहब ने काम किया था। 1979 में यह फिल्म आई थी और इसको डायरेक्ट किया था मनमोहन कृष्ण साहब ने, प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा साहब ने। खयाम जी का म्यूजिक 92.7 बिग एफएम पर आप सिद्धार्थ के साथ सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। 8:42 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। गर्म हवा रिलीज हुई तो लोगों ने लोहा मान लिया फारूक शेख साहब की अदाकारी का, लेकिन अब तक कमर्शियल फिल्में उन्हें नहीं मिली थी। उसके बाद जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्मों में उन्होंने काम किया, एक सत्यजीत रे साहब की कमाल की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी और दूसरी फिल्म थी मुजफ्फर अली साहब की गमन, जो मुंबई में बाहर से टैक्सी ड्राइवर आते हैं उनकी व्यथा को बयान करती हुई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म। और इन दोनों फिल्मों ने ये मनवा दिया लोगों को कि ये इंसान किसी भी रोल में फिट हो सकता है, चाहे वो नवाब का रोल हो या फिर कि एक टैक्सी ड्राइवर का रोल हो। सागर सरहदी साहब इप्टा के जमाने के दोस्त हुआ करते थे फारूक शेख साहब के, तो उन्होंने कश्मीर में बेस बनाकर एक कहानी लिखी थी। ये कहानी यश चोपड़ा साहब को पसंद आई और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने की सोची। और इस फिल्म में भी इप्टा यानी कि इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन से जुड़े हुए कई कलाकारों को काम करने का मौका मिला। फिर वो फारूक शेख साहब हों जिनको बहुत पसंद करते थे यश चोपड़ा साहब, या फिर कि भरत कपूर साहब हों जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, वो भी थिएटर से जुड़े हुए थे, सागर सरहिदी साहब जो इस फिल्म को लिख रहे थे। तब जाकर 1979 में ये फिल्म आई नूरी और उस साल की एक हिट फिल्म में से एक मानी गई। और इसके बाद फारूक शेख साहब एक कमर्शियल एक्टर भी बन चुके थे, लेकिन बावजूद इसके फारूक शेख साहब हमेशा से बहुत चूजी रहे अपने काम को लेकर। कई फिल्में उनको इसी तरीके के मिलने शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्हीं फिल्मों में काम किया जिनमें उनका दिल लगा। फिर वो सई परांजपे जी के साथ जिसमें बदूर हो, या फिर कि कथा हो जिसमें वो नसरुद्दीन शाह साहब के साथ नजर आए थे। दो थिएटर के कद्दावर अभिनेता जब एक साथ दिखे तो क्या कमाल हुआ था, याद कीजिए। उसके बाद मुजफ्फर अली साहब जिनके साथ वो गमन कर चुके थे, उमराव जान में काम किया जिसमें पहली बार वो रेखा जी के साथ काम कर रहे थे और क्या बेहतरीन केमिस्ट्री दोनों के बीच में बनी थी। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो फिल्मों में काम किया करते थे उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान थिएटर का भी रहा। और थिएटर को फारूक शेख साहब ने कभी नहीं छोड़ा, ताउम्र थिएटर करते चले गए और उनमें उनका साथ देती रही कॉलेज के जमाने की उनकी साथी शबाना आजमी जी। वो कैसे याद करती हैं फारूक शेख साहब को और उनके थिएटर के दिनों को, जानेंगे। फारूक शेख और उनकी बीवी रूपा की दोस्ती मेरी तकरीबन 44 साल से है, क्योंकि हम लोग सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में इकट्ठा पढ़ते थे। फारूक 2 साल मेरे सीनियर थे और उनकी बीवी रूपा मेरी क्लासमेट थी। एक बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ बहुत कम लोग ये जानते कि वो बहुत अच्छे घुड़सवार भी थे। उनको घोड़ों का बहुत शौक था। वो बेयर बैक हॉर्स राइडिंग करते थे। 14 दिसंबर 2013 को तुम्हारी अमृता जो प्ले मैं उनके साथ फिरोज खान के डायरेक्शन में पिछले 21 साल से कर रही हूँ, आगरा में ताजमहल के सामने वो शो किया। तो मैंने कहा कि देखिए 21 साल से हम ये प्ले कर रहे हैं, अब इससे बेहतरीन क्या हो सकता है कि हमने ताजमहल के सामने इसको किया, तो अब हमको इस प्ले को बंद कर देना चाहिए। तो उन्होंने पलट के फौरन कहा क्यों, बंद करने का तो कोई सवाल नहीं, इसको तो हम 21 साल और कर सकते हैं। और उसके सिर्फ 13 दिन बाद मुझे ये खबर मिलती है कि वो नहीं रहे। ये बात हमेशा मेरे कानों में गूंजेगी। ये फारूक शेख साहब की पर्सनालिटी हुआ करती थी। थिएटर के लिए जो उनका पैशन रहा वो ताउम्र बना रहा।
और कभी भी अपने काम से कोई समझौता नहीं किया फारूक शेख साहब ने। कमाल की पर्सनालिटी फारूक शेख साहब को एक श्रद्धांजलि। ये गाना आपसे थोड़ी देर में 92.7 बिग एफएम पे गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आज के खास फनकार हैं फारूक शेख। इनकी अदाकारी में बसा ठहराव हिट था, हिट रहेगा।